नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। एक बार फिर हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक संवाद के साथ, जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं भारत की नई शिक्षा नीति की। जी हां, भारत की नई शिक्षा नीति ने अपने स्वर्णिम 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश जिसने हर बार पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हर बार एक नई रोशनी लेकर भारत आया है और इस बार भी हम जब चर्चा करने जा रहे हैं भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की, तो हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे रहे हैं ये 5 वर्ष भारतीय शिक्षा नीति के। और इस पूरी चर्चा पर शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, दून विश्वविद्यालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप रावत, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर SCERT। तो चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे ही जानना चाहेंगे प्रदीप जी, जिस तरीके से 3 दशक के बाद जो है एक नई शिक्षा नीति जो है हमने लागू की है साल 2020 में, नई शिक्षा नीति, आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए ये रहा है? आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा बदलाव इन 5 सालों में आया है? देखिए सर, जो बहुत बड़ा बदलाव है विशेष रूप से स्कूली एजुकेशन में, हमारे आपके समय में 10+2 का पैटर्न चलता था। अब जो नया पैटर्न है वो 5+3+3+4 का है। यानी फाउंडेशनल स्टेज को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो पहले 5 साल हैं उसमें 3 साल बाल बाटिका के लिए दिए गए। कक्षा जो बाल बाटिका में बच्चा आएगा 3 वर्ष का बच्चा आएगा, 3 से 4 बाल बाटिका प्रथम, 4 से 5 द्वितीय और 5 से 6 जो है वो तृतीय। तो फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद कक्षा 1 और 2 के साथ जो है फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। उसके बाद फिर प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें आपका 3 कक्षाएं हैं और उसके बाद फिर मिडिल कक्षा है 6वीं 7वीं और 8वीं का। उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है विशेष रूप से, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि बच्चे के जो मानसिक और बौद्धिक विकास है 85% कक्षा 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाल बाटिकाओं का भी क्या कहते हैं प्रारंभ की गई हैं। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच पहले हुआ करती थी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस स्ट्रीम होती थी, आर्ट्स स्ट्रीम होती थी और कॉमर्स स्ट्रीम होती है, अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई, कोई स्ट्रीम नहीं होगी। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन भी फोकस किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है भारतीय संदर्भ में, वो नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनी। जी, नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा बनी है और एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन की आपने बात करी, श्री प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित भी हमारे साथ हैं। पुरोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन की हमने बात की कि एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें कितना बड़ा बदलाव और क्या कुछ जो है हमारी नई शिक्षा नीति लेकर आई है हायर एजुकेशन में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि आप विस्तार से देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण हैं, मेरी दृष्टि में वो 2 प्रण को पूरा करती है। पहला प्रण है कि गुलामी की मानसिकता से युवाओं को कैसे मुक्ति मिले, और दूसरा है कि अपनी विरासत पर हम कैसे गर्व की अनुभूति करें। इस दृष्टि के ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत केंद्रित शिक्षा नीति, इसको हम कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें विद्यार्थी केंद्रित इस शिक्षा व्यवस्था को किया गया है। बाल बाटिका में बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर विशेष जोर है। मातृभाषा में शिक्षण होगा तो विद्यार्थी के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लर्निंग और टीचिंग बहुत इफेक्टिव होगी, क्योंकि जिस परिवेश में, जिस बोली भाषा के साथ वह अपने घर में व्यवहार करता है, उसी बोली भाषा, उसी तरह का वातावरण स्कूल के अंदर होगा। तो मुझे लगता है कि एक तो विद्यार्थियों में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और जब इस बैकग्राउंड से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के अंदर आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी भी मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन विद्यार्थियों के सामने हैं। 1 वर्ष की पढ़ाई 2 सेमेस्टर पूरी करने के बाद
यदि वह विद्यार्थी 44 क्रेडिट अर्जित करता है और किन्हीं कारणों से वो शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो बीए, बीएससी या बीकॉम प्रथम वर्ष के बाद उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। द्वितीय वर्ष के बाद यदि वो जाते हैं तो उनको डिप्लोमा मिलेगा और तृतीय वर्ष के बाद उनको डिग्री मिलेगी। फिर वो यदि कहीं और कभी भी वो अपने आपको एडमिशन लेना चाहें, रजिस्टर करना चाहें, तो डिजी लॉकर में विद्यार्थी के द्वारा करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से वहाँ डिपॉजिट है। और हर विद्यार्थी को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको अपार कहते हैं, यह 12 डिजिट की आईडी उसको दी जाएगी। उस आईडी के माध्यम से वह अपने अकाउंट को, अपने क्रेडिट को, जो सब्जेक्ट उसने अध्ययन किए उनका कहीं भी विश्लेषण कभी भी कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस डिजी लॉकर में वो एक्सेस कर सकता है। इस तरह से वन नेशन वन स्टूडेंट, एक राष्ट्र का एक विद्यार्थी की आईडी बन गई, वो रजिस्टर्ड हो गया, उस रजिस्ट्रेशन से कहीं भी जा सकता है, कभी भी वो प्रवेश ले सकते हैं, कभी वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको अपने क्रेडिट उनके सेव हैं, उन्हें वो उस आईडी से वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। आवश्यकता है कि आज हर इंस्टीट्यूशन 5 साल के बाद हर विश्वविद्यालय में मल्टीपल एंट्री के लिए, जिसको लेटरल एंट्री भी कहते हैं, इसके एसओपी तैयार है। यदि एक विद्यार्थी 44 क्रेडिट उसने प्राप्त कर लिए, क्योंकि एक साल में 20 से लेके 22 तक का है, तो 40 से लेके एक सेमेस्टर में 20 से 22 होंगे, तो एक साल में 40 से 44 के बीच में उसका क्रेडिट होगा। इसी तरह से 6वें सेमेस्टर के बाद उसका 132 होगा और 8वें सेमेस्टर में वो 176 क्रेडिट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो जहाँ पर भी एग्जिट करेंगे उनका क्रेडिट सुरक्षित है डिजी लॉकर में, और उनके पास अपार आईडी उनके पास है, तो वो उसको कभी भी एक्सेस कर पाएंगे, कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बार बार रजिस्ट्रेशन की उनको वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ये फैसिलिटी इसके अंदर है। इसके अलावा विद्यार्थियों को आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटंती विद्या से हटाया गया है। एक जिज्ञासु के रूप में विद्यार्थी को तैयार करने की कोशिश की गई है, और इसलिए निपुणता, जैसे हमारे वहाँ निपुणता एक शब्द है ना बोली भाषा में, तो निपुण का मतलब है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि कैसी उसको दक्षता, प्रोफिशिएंसी कैसे पढ़ने में, समझने में और अंक में, इन तीनों में वो दक्ष हो, इसके लिए उसको परखा जाएगा। परीक्षा एग्जामिनेशन पैटर्न भी अब परिवर्तित हो रहे हैं इसमें, ताकि विद्यार्थी में किसी प्रकार से कोई परीक्षा को लेकर के कोई दबाव न हो, मनोवैज्ञानिक दबाव से उसको मुक्त रखा जाए। इसलिए उसको परखने की बात है, यानी कि उसका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होगा, और उसको परखने के लिए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये पूरी प्रक्रिया है, ताकि विद्यार्थी का होलिस्टिक विकास कैसे हो। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि कितना ज्ञान उसने अर्जित किया। और हर वर्ष यह परखने के बाद ये देखेंगे कि हर वर्ष कितना असरदार रहा। इस वर्ष उसने पढ़ाई की तो कितना असर है, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, हर वर्ष के असर को देखेंगे। इस बार असरदार रहा, अगली बार और असरदार, और जब वो पूरी पढ़ाई करेगा तो बड़ी निपुणता के साथ आगे निकल गया। तो निपुण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी का कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया, जब जैसा कि रावत जी ने जिक्र किया कि बाल वाटिका से लेकर के और उच्च शिक्षा तक, पीएचडी तक विद्यार्थी के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, मुझे लगता है कि यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में सक्षम होगी। जी, सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है वो परिलक्षित हो रहा है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो आपको बता दें कि साल 2020 वो वर्ष रहा जब पूरे भारत में जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई, और इस सोच के साथ कि एक बड़ा बदलाव भारत की शिक्षा नीति में आने जा रहा है। क्या कुछ खास है भारत की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं, और इस अवसर पर पूरे देश में शिक्षा समागम के माध्यम से इस परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। एनईपी 2020 केवल एक नीति नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा को आधुनिक सोच के साथ जोड़ने का एक क्रांतिकारी कदम है। यह नीति भाषा, कौशल और मूल्यों को केंद्र में रखते हुए छात्रों को रटंत पढ़ाई से बाहर निकालकर सीखने के अनुभव को आनंददायक और जीवनोपयोगी बना रही है। इन 5 वर्षों में खेल आधारित शिक्षण, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा और कौशल आधारित प्रयोगशालाएं जैसे अनेक बदलाव कक्षा में नजर आने लगे हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर नवाचार,
समावेशिता और तकनीकी एकीकरण अब वास्तविकता बन चुकी है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री स्कूल जादुई पिटारा, स्वयं प्लस और राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार जैसी पहलों ने शिक्षा को जमीनी स्तर पर सुलभ और प्रभावी बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब शिक्षा भाषाई भेदभाव से मुक्त, समावेशी और सभी वर्गों के लिए समान अवसर वाली व्यवस्था बन चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यह 5 वर्षीय यात्रा यह दर्शाती है कि शिक्षा केवल एक नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की मजबूत बुनियाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उत्तराखंड। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आपको बताया कि आखिरकार क्यों खास है ये भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि फोकस हमारे स्टूडेंट्स पर है, हमारे आने वाले भविष्य पर है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन की हम बात करते हैं, आपको लग रहा है कि स्कूल एजुकेशन में जिस तरीके से 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है, ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है आने वाले जो 10 वर्ष देख रहे हैं, अगला 1 दशक देख रहे हैं, कि इसमें एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो 85% जो है वो कक्षा 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो ये पहली बार किया गया है कि इसको, हालांकि इसमें हमारी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसके साथ जोड़ा गया, उनके लिए भी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आईसीडी उस पर काम करता है। चुनौतियां इनका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि रिकमेंडेशन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा जो है वो दिया जाएगा, वो अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं, अभी उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात करें। लेकिन मैंने कहा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक तरह से भारत केंद्रित पॉलिसी है, और भारत का इसकी जो फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो विश्व में भारत का स्थान और भारत के लोगों का क्या स्थान होना चाहिए, और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, एजुकेशन में कहाँ इंटरवेंशन होना चाहिए, इसकी एक तरीके से व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। जी, पुरोहित जी भी हमारे साथ बने हुए। पुरोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, 34 साल का एक लंबा वक्त लग गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने में या लागू करने में। आपको लगता है कि अभी भी एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है इसको लागू करना? निश्चित रूप से आज 5 वर्ष के कालखंड में यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो आप पाते हैं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में लागू हो चुकी है, और उसके सुखद परिणाम आज हमको देखने को मिल रहे हैं। QS 500 में हमारे कई शिक्षण संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। QS एशिया रैंकिंग में भी भारत के कई विश्वविद्यालय और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस अपने शोध के कारण उस सूची में सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मुख्य कंपोनेंट है वह है इक्विटी और इंक्लूसिविटी। इक्विटी और इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि मातृभाषा में, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन हर व्यक्ति का, हर वर्ग का उसमें अंशदान हो, हर वर्ग की एक्सेस हो। इसके लिए बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रावास निर्मित किए जा रहे हैं। आज लगभग 500 से अधिक छात्रावास इस कैटेगरी में निर्मित किए जा चुके हैं। आदिवासी क्षेत्रों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 692, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी में पॉपुलेशन काफ़ी स्कैटर्ड होती है तो उनकी एक्सेस नहीं है, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी के विद्यार्थियों के लिए भी 692 हॉस्टल्स अब तक निर्मित किए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग के फिजिकली जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो चैलेंज्ड कम्युनिटी के विद्यार्थी या युवा हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो उनको मदद करेगा। इसका नाम प्रशस्त रखा गया है। तो प्रशस्त के माध्यम से, यानी कि प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल के माध्यम से किस कैटेगरी का वो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है, ताकि उसको उस प्रकार की शिक्षा दी जाए। हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति के अंदर मुझे जो नज़र आती है वह है कि जन भागीदारी को बढ़ाने का सरकार का प्रयास है। विद्यांजलि योजना के अंतर्गत इंडस्ट्री और बिजनेस हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, NGO, समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग जो विद्यालयी शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, जो देश की
शिक्षा के लिए चिंतित हैं, उनका आह्वान किया गया है। लगभग 2000 से भी अधिक इंडस्ट्री हाउसेस, बिजनेस कम्युनिटीज़ के लोग विद्यालयी शिक्षा में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको गोद लेने को तैयार हैं। लगभग लाखों विद्यालय उसमें सम्मिलित होंगे और करोड़ों विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के 5 वर्षों में ये हमने देखा है। शोध के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत इस वर्ष 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षक, कोई भी शोधार्थी देश के किसी भी भूभाग में यदि शोध करना चाहे तो उन प्रतिष्ठित शोध पत्रों तक एक्सेस होगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क का भी बहुत तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है। जहां नहीं पहुंच हो पाई है वहां भी पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से देश की शोध की गुणवत्ता में, देश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के, शोधार्थियों की शोध की क्वालिटी में बहुत चेंज हमको देखने को मिलेगा। 5 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया। जैसे हमने बताया कि आज हमारी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और राष्ट्रीय लेवल पर भी NIRF रैंकिंग हो रही है। और जो NIRF रैंकिंग में जिन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग अच्छी है वो भी पीयर बना रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस की मेंटरशिप कर रहे हैं। इसके अलावा DST के माध्यम से और जो फंडिंग एजेंसीज है उनके माध्यम से शोध के प्रोत्साहन के लिए प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस पर्स ग्रांट्स कई विश्वविद्यालयों को दी जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश के शिक्षण संस्थानों को, उच्च शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को विशेष तौर से शोध की गुणवत्ता, और जब शोध की गुणवत्ता में सुधार होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। जी, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया कि शोध में जो है सरकार का खासा फोकस है इस नई शिक्षा नीति में। प्रदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति में ये बदलाव आया है कि कक्षा 6 से जो है बच्चों को जो है वर्कशॉप में जो ले जाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। आप क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए कितना एक तो उनको सीखने के लिए जो एक नया मंच मिलने जा रहा है, कितना लाभप्रद उनके लिए होने जा रहा है? निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक और उसके ऊपर भी जो स्थानीय क्राफ्ट हैं उनकी शिक्षा, जो स्थानीय जो हमारे क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं, व्यवसाय को, उन लोगों को बुलाने के बाद कि ये स्कूलों में आएंगे, वो स्थानीय क्राफ्ट के संबंध बच्चों को बताएंगे। और बच्चे जो है कक्षा 6 से 7 और 8 में तो मैंडेटरी है, उसके अलावा आगे भी जो है कक्षाओं में भी जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाएगी। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि स्कूल एजुकेशन में कौशलम कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो उसमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करने के लिए 9 से लेकर के 12 के बच्चों के लिए सप्ताह में जो है 2 कक्षाएँ होती हैं। और उसमें जैसे कि यहाँ पर माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, उत्तराखंड माइग्रेशन संभल है, और हमारे प्राय जो बच्चे होते हैं वो अपनी नौकरी की आकांक्षाओं में क्या कहते हैं बाहर जाते हैं, उनको कैसे स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए उनकी मनोस्थिति को कैसे तैयार किया, डायरेक्ट वोकेशन नहीं है लेकिन उनकी मनोस्थिति को कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए भी क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलपमेंट कौशलम कार्यक्रम शुरू किया गया है। बस्ता रहित दिवस की भी बात की गई है कि भाई बच्चे का जो क्रिएटिव थिंकिंग है, छोटी कक्षाओं में ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ किताब से ही सीखेंगे, तो बच्चों के लिए एक दिन जो है क्या कहते हैं बस्ता रहित दिवस बनाया गया, जिसमें बच्चे आएंगे और उनको किसी प्रकार का बस्ता लाने की ज़रूरत नहीं होगी और उनको खेल खेल में जो है अपनी अभिरुचि की, जो उसका नेचुरल टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई। जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने बात की, जिस तरीके से हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में हम देखते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जब यही तस्वीर हम सीमांत क्षेत्रों की देखते हैं, दूर दराज के स्कूलों की देखते हैं, तो वहाँ लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को पहुँचने में एक बड़ी चुनौती है, या फिर आपको लग रहा है कि ये नई जो शिक्षा नीति हमारी आई है ये बड़ा बदलाव शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा कर सकती है? देखिए, एक महत्वपूर्ण, आज टेक्नोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। उत्तराखंड में मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मूक्स के माध्यम से हमने
उत्तराखंड में 45,000 शिक्षकों को मूक्स के माध्यम से डिजिटल ट्रेनिंग दी गई कि एजुकेशन में आप कैसे उपयोग कर सकते हो, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये प्रयत्न यहाँ पर किया गया और 45,000 टीचर्स जो हैं मूक्स के माध्यम से, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सतत विकास की बात की गई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई शिक्षकों की, उसमें महत्वपूर्ण कदम जो है उत्तराखंड में उठाया गया है। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रदीप जी ने उत्तराखंड के परिपेक्ष की बात की, एक बड़ा सिनेरियो दिखाया कि उत्तराखंड में कितना बड़ा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होने जा रहा है। आपसे ही जानना चाहेंगे, हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो आपको लगता है कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, वही चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है हमारे लिए, और जो है उत्तराखंड का बच्चा जो है अब जो है बाहर जाकर नाम कमा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक उदाहरण पेश कर सकता है, एक आदर्श बन सकता है? निश्चित रूप से आपने जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज रिमोट एरिया में भी विद्यार्थियों को उस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। दीक्षा प्लेटफॉर्म हो, स्वयं प्रभा है, PM ई-विद्या है, स्वयं पोर्टल के माध्यम से, और लगभग 200 से भी अधिक DTH चैनल्स हैं, जहां पर स्कूल में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों के, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के प्रेरक उद्बोधन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उपलब्ध हो और इसके लिए तेज़ी से नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे कार्य किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री हाउसेस इसको बढ़ा रही है। आवश्यकता है, जैसे आपने जिक्र किया रावत साहब ने, कि शिक्षकों का प्रशिक्षण हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसको निष्ठा कहते हैं, निष्ठा के माध्यम से 9 लाख से भी अधिक शिक्षकों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। उसी तरह उच्च शिक्षा में मालवीय मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टैब्लिश हैं। प्रत्येक शिक्षक को जब भी वो विश्वविद्यालय या किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में ज्वाइन करता है तो उनको ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज प्लस आज रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी 1 सप्ताह के पाठ्यक्रम वहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में आने के बाद से मालवीय मिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसके माध्यम से, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो शिक्षकों को भी अपडेट करेगा, और शिक्षक जब नवाचार से युक्त होंगे तो विद्यार्थियों के बीच में टीचिंग के नए नए प्रयोग, नए नए केसेस, नए नए मॉड्यूल लेके जाएंगे, तो शिक्षण रुचिकर होगा। शिक्षण रुचिकर होगा तो विद्यार्थी उस शिक्षा के प्रति प्रेरित होंगे, उस पाठ्यक्रमों के प्रति उनकी रुचि और जागृत होगी। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये जिज्ञासु बना रहा है, विद्यार्थी को रटने के बजाय जिज्ञासु बनाने की इसके अंदर कोशिश की गई है। और इसलिए उच्च शिक्षा में तो बहुत तेज़ी से आपको इसके परिणाम बहुत सुखद मिलेंगे, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ देश में आज 100 बन चुकी हैं। उत्तराखंड में भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी मेरू के अंदर सम्मिलित हैं। उसी तरह से IIT मद्रास जो NIRF में 1 नंबर की रैंकिंग है, उसका स्पोक दून विश्वविद्यालय है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जिनकी रैंकिंग NIRF में 1, 2, 3 पर है, ऐसे संस्थानों को मेंटरशिप देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो हमें खुशी है कि IIT मद्रास के साथ दून विश्वविद्यालय के फैकल्टी, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के शोधार्थियों को काम करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार के प्रोविजन इसमें किए गए हैं। और रिमोट एरिया में जैसे 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का हमने जिक्र किया, महिला वैज्ञानिकों के लिए सरकार की विशेष कोशिश है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM के माध्यम से DST की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। महिला वैज्ञानिकों को काफ़ी प्रेरित किया जा रहा है। उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें शोध प्रोजेक्ट प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि नारी शक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि जिज्ञासु की आपने चर्चा की और हम कह रहे हैं कि छात्र जो है जागरूक हो रहे हैं, क्या इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो अभिभावक भी जागरूक हो रहे हैं? क्या उन्हें भी पता चल पा रहा है कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो चलाई हैं, या फिर ये कहें कि ये पहुंच अब बहुत आसान हो गई है उन अभिभावकों के लिए जो चाहते हैं कि छात्रों को, जो उनके बच्चों को एक नया मंच मिले? जी, जन भागीदारी के माध्यम से ही सरकार की तो कोशिश है। पहले जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि अपनी विरासत पे हमको गर्व करना है, और इसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम इसमें रखा गया है। मैथमेटिक्स में भारत की क्या विरासत रही है, इसी तरह से विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं, साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं। हर एक जो शिक्षा का कंपोनेंट है उस क्षेत्र में हमारी क्या परंपरा रही है, यदि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे
तो हम जगत को जान पाएंगे, जड़ों से जुड़ने की इसमें कोशिश की गई है। उस दौर में जब गुरुकुल चला करते थे तो गुरुकुल किसी सरकार के सिस्टम से नहीं चलते थे, जन भागीदारी से चलते थे। आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने का, जन भागीदारी के सहयोग से, दूसरा आपने देखा होगा कि पीएम पोषण जो योजना है उसके कारण से एलिमेंट्री एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन में इनरोलमेंट 91% से भी अधिक है। उच्च शिक्षा में भी गवर्नमेंट की, सरकार का ये प्रयास है कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है राइजिंग इंडिया, तो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिनको पीएम श्री कहते हैं, इसमें लगातार अनवरत रूप से इनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, इक्विप्ड किया जा रहा है। ग्रीन कैंपस और इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ इनको विकसित किया जा रहा है। लगभग 14,500 से भी अधिक स्कूल्स इसमें आ चुके हैं। तो जनता अवेयर है, जनता की भागीदारी से ही सरकार जैसे पहले गुरुकुल चला करते थे, मुझे लगता है कि इस प्रकार का दायित्वबोध समाज में उत्पन्न करना चाहती है, ताकि हम शिक्षण संस्थानों को अपनाएं, हम उनको विकसित करें, हम नौनिहालों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। इस प्रकार के प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुझे देखने को मिलते हैं। जी, भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो है आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 5 वर्ष पूरे होने पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया गया, ये समागम कितना खास रहा और इस समागम में क्या तय किया गया कि आने वाले 5 वर्ष कैसे रहने वाले और किस तरीके से हम जो है पूरे और ऊर्जा के साथ जो है जुटने वाले हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने? देखिए, अखिल भारतीय जो शिक्षा समागम हुआ है, इसमें सारे देश से लगभग 3000 जो है प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए हैं और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और 7 और 8 राज्यों के शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। और भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित जितने भी उच्च प्रतिष्ठान हैं, उसमें चाहे IITs हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, आपका IIMs हैं और CBSE है, माने जितने भी संस्थान हैं उन लोगों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित हुए। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक तो रिव्यू किया गया। सबसे पहले चूँकि कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयारी, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके उपरांत 4 विषय ऐसे रहे जिन पर उन पर सेशन किए गए। उनमें एक तो मातृभाषा पर है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। 22 तो हमारी जो भाषाएं जो संविधान में हैं, उसके बाद भी डायलेक्ट्स हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही फोकस करती है। तो इस पर चिंतन किया गया कि व्यवहारिक तौर पर ये जो मातृभाषा के संदर्भों को कैसे लागू किया जाए। तो इस पर बहुत सारी चर्चा हुई, क्योंकि विद्यालयों में अगर उसको व्यवहारिक तरीके से कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये बड़ी कठिनाई का विषय भी। और बहुत सारे जो राज्य हैं, कई राज्यों में किसी प्रकार की कुछ मतलब पूर्वाग्रह भी वहाँ पर उन पर भी चर्चा की कि उसको कैसे दूर किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह का रिकमेंडेशंस करती है। तो इस बात पर तो सभी लोगों की सहमति थी, क्योंकि जो मातृभाषा है, क्योंकि भाषा केवल कम्युनिकेशन मेथड नहीं होती है, ये एक थिंकिंग टूल भी होता है। अगर मैं मूलतः अगर मैं हिंदी भाषी हूँ, तो अगर मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो हिंदी के माध्यम से चलती है और तब मैं उसको, क्योंकि बहुत ही कम समय में होता है, लेकिन इस तरह से डेवलप होता है। इसलिए मातृभाषा बच्चे के स्वाभिमान से भी जुड़ी रहती है। प्राय होता क्या है कि अंग्रेजी के दबाव में जब बच्चा क्या कहते हैं अपने गांव से बाहर निकलता, अपनी माता की भाषा से, अपने परिवेश की भाषा से बाहर निकलता, तो उसके अंदर जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही श्रेष्ठ है, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इस भाव को समाप्त करने की बात है और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। यानी सबसे पहली बात है, जिस भाषा को मैं बोलता हूँ, कोई भी भाषा बोलता हूँ, मनुष्य के रूप में मेरी उस भाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए और मुझे किसी प्रकार की आत्मग्लानि उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां, जैसे शिक्षकों से तैयार, लेकिन एक आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के लिए भी अनुशंसा की गई है NEP में, वो क्या संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, ये अनुशंसा इस प्रकार की, पहले तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब पर लागू होगी, इसमें किसी प्रकार का प्राइवेट और वो नहीं है। लेकिन एक रिकमेंडेशन जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने AAA की रिकमेंडेशन की है, यानी स्कूल मानक प्राधिकरण की बात की है। उसमें ये रिकमेंड की गई है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो कमर्शियल इंटरप्राइज नहीं है। उसमें जो है क्या कहते हैं नो प्रॉफिट नो गेन होना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन खुलता भी है तो वो इसमें ये क्या कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको कमर्शियल एक्टिविटी का आधार बनाया जाए। तो उन पर अगर निजी संस्थान किसी प्रकार से राष्ट्रीय आकांक्षाओं से इतर व्यवहार करते हैं तो उसके लिए एक राज्य प्राधिकरण निर्धारित किया जाए, प्रत्येक राज्य को बनाना चाहिए।
उत्तराखंड में भी उस पर प्रक्रिया चल रही है। तो जब वो बन जाएगा तो एक तरीके से वो एक नियामक आयोग होगा, एक बॉडी होगी जो कि इन पर इनका नियंत्रण रखेगी और उनको नियमों को पालन करने के लिए बाध्य करेगी। ये शिक्षा के एक बेहतर माहौल, छात्रों के लिए एक बेहतर माहौल और भारत के भविष्य के लिए जो है ये लक्षित है भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे प्रदीप जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे पुरोहित जी इस चर्चा में शामिल होने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर हमने चर्चा की और ये जाना कि आखिरकार किस तरीके से भारत के स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है लागू किया गया है। हमारे साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।